डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो कि AIEEE के लिए, JEE के लिए और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज डिटेल से पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो इसका एक और नाम है, इसके ना इनवर्स स्क्वायर लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कूलम्ब्स लॉ। तो देखते हैं क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना, उसको मेजर करता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। अगर इसके स्टेटमेंट्स की बात माने तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, when 2 point charges are kept at certain separation, then an electrostatic force acts between them. This force is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of their separation. तो बेसिकली ये फोर्स के बारे में बताता है, दो चार्ज के बारे में। तो बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चार्ज लेंगे Q1 और दूसरा चार्ज लेंगे Q2। इन दोनों को हमने क्या किया है, सर्टेन सेपरेशन पे रख रखा है, इसका वैल्यू R। तो ये Q1 और Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, electrostatic force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of separation. तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो एक साथ इसको लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, जिसको बोलते हैं कप्पा कांस्टेंट। ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे और इसका ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और है ना आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये जो इक्वेशन है 3, इसमें ना एक कांस्टेंट है K, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कप्पा कांस्टेंट। ये ना मीडियम पे डिपेंड करता है ना, ये जो फोर्स है ना स्पेशली ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अगर हमने सॉल्व किया है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ से ना हम क्या कर सकते हैं, इस K का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो K का वैल्यू हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखिए, अगर हम इस K का यूनिट है ना जानना चाहें, यूनिट क्या होगा, तो फोर्स है न्यूटन, डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K का यूनिट। अगर आप इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो F का डायमेंशन ml t टू दी पावर -2, R स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर कर देंगे और ये 80। तो अगर इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ K, तो इसका डायमेंशन भी यहाँ से हम लोग है ना सॉल्व कर सकते हैं K का। तो ये हो जाएगा, न्यूटन है तो ml t टू दी पावर -2 L स्क्वायर अपॉन AT। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं m L टू दी पावर 3 है ना। T जो है ये -2 है, ये ऊपर जाएगा -2 और हो जाएगा, और A का स्क्वायर है A टू दी पावर -2। तो ये हो जाएगा m L3 t टू दी पावर -4 A टू दी पावर -2। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ K। तो ये ना
कप्पा कांस्टेंट इस ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 1/4 पाई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अगर हम के का वैल्यू ना लिखें तो ये होता है 9 × 10⁹ और यूनिट की माने तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा SI यूनिट। अब ये जो परमिटिविटी है ना इसको समझते हैं। तो परमिटिविटी को डिटेल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ेंगे, जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको डिटेल से समझेंगे कि ये परमिटिविटी क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ जाइए, इट इज द एक्सटेंट और लिमिट अप टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ मीडियम और स्पेस। तो ये परमिटिविटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना स्पेस से या किसी मीडियम से है ना किस एक्सटेंट तक पास करेगा। तो इसका ना फिर टाइप है परमिटिविटी। तो अगर आप इसको लिखें तो इसको हम लोग लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ स्पेस, है ना, स्पेस, या इसको वैक्यूम भी बोल सकते हैं, स्पेस और वैक्यूम। अगर हम इसके टाइप को देखें तो यहाँ पे ये परमिटिविटी है ना, पहला टाइप है ना, अगर हम लिखे इसको तो इसको ना एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, एक एप्सिलॉन होता है, और तीसरा जो होता है वो है ना एप्सिलॉन आर। तो इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इन दोनों के रेशियोज को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये इन दोनों का रेशियो जिसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर आपको ना इसे सॉल्व करना है तो आप क्या करिएगा, कूलम्स लॉ का जो फाइनल इक्वेशन है F = K Q1 Q2/r², इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ना ये फॉर्मूला ना स्पेस के लिए, क्योंकि ये परमिटिविटी किसका है, स्पेस का है, तो ये फॉर्मूला आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्पेस के लिए। अगर यहीं पर ये फॉर्मूला हम किसी मीडियम के लिए लिखे फॉर अ मीडियम, तो अगर कोई मीडियम गिवन है और उसके लिए हमको क्या करना हो FM, तो ये मीडियम के लिए और ये मान लीजिए स्पेस के लिए, तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे 1/4 पाई है ना एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको रखना है तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी से इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, या नहीं तो डायरेक्ट आप है ना इसको है ना एप्सिलॉन लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो ये स्पेस का परमिटिविटी है और ये रिलेटिव परमिटिविटी है, तो इसके जगह आप सीधे ये भी यूज कर सकते हैं 1/4 पाई है ना एप्सिलॉन है ना Q1 Q2/r²। तो अगर आप ना इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें, ठीक है, ये मीडियम वाला और ये वाला, तो इन दोनों में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। तो इसको इक्वेशन हम ना नाम दे देते हैं 4 और इसको 5। 4 और 5 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करिए 4/5 या 5/4 करके देखते हैं क्या होता है। ये हमने लिखा है स्पेस का F ना, और इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे F मीडियम लिखा है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो इसको 1/2 कर दीजिए, या ये इक्वेशन 4 था और ये 5 था, तो अगर हम 4 को 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा स्पेस/4 से मीडियम इक्वल टू है ना, क्या क्या कट जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 और ये r²। तो नीचे बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन ऑफ मीडियम का परमिटिविटी और स्पेस का परमिटिविटी क्या हो जाएगा
नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसके जगह हम यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन आर। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, या आप इसको फोर्स के साथ ले लीजिए चाहे परमिटिविटी का, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज, है ना, रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन स्पेस टू द परमिटिविटी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, या आप लिखेंगे फोर्स इन स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस पर एक न्यूमेरिकल हो सकता है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बेसिकली इंसुलेटर्स के लिए ये डिफाइंड होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो ये चूंकि रेशियो से सॉल्व होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, इसका कोई क्या होगा, यूनिट नहीं होगा, पर ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको पूछे कि ये मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ का ये पूरा डेरिवेशन था। इसमें एक चीज और है, एक एक्सटेंशन है वेक्टर फॉर्म। तो इसी को ना अगर आप, है ना, वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको आप सावधानी से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब्स लॉ। तो आप इसको, है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, अगर हमने इसको क्या करना है वेक्टर फॉर्म में, तो ये K कांस्टेंट है, Q1 Q2 ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये R स्क्वायर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक, है ना, वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, एक यूनिट वेक्टर से। तो इसके जगह हमने R कैप लिख रखा है। तो आपने वेक्टर्स में क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर आप, है ना, कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, तो ये रेशियो होता है ना, गिवन वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये R वेक्टर अपॉन R भी लिखा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा वेक्टर R अपॉन R। तो अगर F को हम लिखें वेक्टर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R पे क्या हो जाएगा क्यूब, और ये R वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का ये क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। अगर आप इसको ना पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ना दो पोजीशंस दिखाने होंगे। इसको ना आप मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2, ठीक है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप, है ना, ये दो पोजीशन वेक्टर लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये X और ये Y, तो हम इसको ना एक नाम दे सकते हैं, है ना, 1 2 और 2 1। तो फोर्स जो है ना, अगर आप दो पॉइंट चार्ज को स्पेस में रखेंगे, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाता है। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है सेम, पर फोर्स का नेचर हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, उसी के हिसाब से फोर्स हम बता सकते हैं। अगर आप ना यहाँ पे लिखा हो F12, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये K, है ना, Q1 Q2 अपॉन, ये जो R आप लिखते हैं ना, तो इसको, ये जो R क्यूब है, ठीक है, ये जो R क्यूब है, तो इसको हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा R12। तो इसको लिख देंगे R12, और ये भी हो जाएगा R12 वेक्टर फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है। अगर आप इसी को लिखेंगे F21, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और ये हो जाएगा R वेक्टर 21। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1। तो ये
एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है। तो ये दोनों ना मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर आप इसको दोनों को बराबर करना चाहें तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से पहले इसमें निगेटिव सिंबल यूज कर लेंगे, ये इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो आपको ये कूलम्स लॉ याद रखना है। तो ये है ना जनरल वेक्टर फॉर्म है, और ये है ना पोजीशन वेक्टर के टर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कूलम्स लॉ में आज के लिए इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।